अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? एंड वेलकम बैक। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? ओके। तो हमारी जो ग्रामर है उसके हवाले से डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। और आज से हम लोग जो आपका इंशाइया पेपर है उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। और फिर उसके बाद में आपको जो एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। अभी हम लोग जो है वो इंशाइया पेपर जो है, क्योंकि कल मैंने आपको फिर नेक्स्ट टास्क देना है सब्जेक्टिव पेपर बेस्ड। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं पहले आपको सवाल हल करने का तरीका जो है वो बताऊं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो तफहीमी सवालात होते हैं, क्योंकि जो आपका जो इंशाइया पेपर है सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें जो सवाल नंबर 2 है वो दर हकीकत आपका तफहीमी इबारात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें तफहीम इबारत आती है, फिर तफहीम शेर आती है, फिर उसके बाद हिस्सा कवायद आता है। तो जिस तरतीब के साथ आपका इंशाइया पेपर होता है उसी तरतीब के साथ ही मैं आपको उसके मुतालिक जो है वो गाइड करूँगा। तो जो तफहीमी सवालात हैं उस हवाले से ये जो दो चीज़ें आपको सबसे पहले नज़र आ रही हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने हर तरह के तफहीमी सवाल में इसका जो है वो ख्याल रखना है, चाहे वो इबारत की तफहीम हो, चाहे वो शेर की तफहीम हो। तो ये आप यूँ क्या समझ लें कि ये दो जो बातें हैं ये तफहीम के हवाले से जनरल गाइडलाइंस हैं, या इनफैक्ट आपका पूरा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है पूरे सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से ये दो बातें जो हैं ये बहुत अहम हैं और इनका आपने ख्याल रखना है। पहले नंबर पर तो बात यह है कि आपका जो जवाब है ये तफसीली होना चाहिए। ठीक है? वो जो आप एक लाइन के अंदर आंसर लिख देते हैं वो ठीक नहीं होता। ठीक है? अभी हमारी एफएलपी चल रही थी मैट्रिक की, तो उसमें भी मैं बार बार बच्चों को यही चीज़ समझाता गया कि जो आप एक लाइन का आंसर दे देते हैं ना, सिर्फ एक लाइन के अंदर आप जवाब दे देते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता, उसमें आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलते। आपको जो सवाल का जवाब देना है वो तफसील के साथ देना है। जवाब आपका जो है वो तफसीली होना चाहिए, आसान अल्फाज में हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो अल्फाज हैं वो आपको अच्छा, कैमरा मैं ऑन कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो वोकेबलरी है वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आसान अल्फाज में आप लिखें, और इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू के अंदर जो इमला है ना ये बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। और उर्दू के अंदर इमला इसलिए अहम होती है क्योंकि इसमें लफ्ज का मानी बदलने लफ्ज की इमला बदलने से बाज दफा मानी बदल जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अंग्रेजी के अंदर तो ये है कि आपने स्पेलिंग गलत कर दी है तो आपका लफ्ज गलत हो गया। और लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आप स्पेलिंग तब्दील करें और स्पेलिंग गलत करें तो उससे एक नया लफ्ज बने। बहुत कम ऐसा होता है अंग्रेजी के अंदर। लेकिन उर्दू के अंदर चक्कर ये है कि आपने अगर लफ्ज की इमला गलत कर दी तो मुमकिन है कि आपके उस इमला को गलत करने से एक नया लफ्ज बन जाए और उस नए लफ्ज का मानी कुछ और हो। और उससे फिर क्या होगा? अंग्रेजी के अंदर तो आपने अगर एक लफ्ज की स्पेलिंग गलत लिखे तो वो सिर्फ एक लफ्ज ही गलत होगा। ठीक है? वही एक वर्ड आपका गलत होगा, बाकी जुमला आपका ठीक रहेगा। और एग्जामिनर को समझ भी आ जाएगी कि यहाँ पर आपने एक लफ्ज के स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। लेकिन उर्दू में ये होता है कि जब आप इमला गलत करते हैं तो उससे बाज दफा जो आपने गलत लिखा होता है उससे एक नया मतलब बनता है, और उस नए मतलब से पूरा जुमला गलत हो जाता है। ठीक है? जिस तरह मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमें हमें इस हवाले से एक बेहतरीन हल तलाश करना पड़ेगा। अब इसमें किस लफ्ज के स्पेलिंग गलत है, किस लफ्ज की इमला गलत है? हम्म? किस लफ्ज के इमला गलत है? हल। आप देखें ना कि आपने आप बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, आपने लिखना था ये वाला हल।
तो सिर्फ एक लफ्ज आपका गलत हुआ और एक लफ्ज से पूरे जुमले का मानी जो था वो क्या हो गया, पूरे जुमले का मानी जो था वो गलत हो गया। तो ये सिर्फ मैं आपको एक एक मिसाल देकर मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उर्दू के अंदर इमला है वो कितनी अहम होती है। तो इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए। जवाब आपका जो है वो तफसीली हो, आसान अल्फाज में हो, इमला की गलतियां ना हो। और एक लाइन का जवाब लिखने से प्लीज, आपके जो खास तौर पर तफहीम इबारत वाले सवाल होते हैं उसमें बच्चे ना एक लाइन का जवाब लिख देते हैं। एक लाइन का जवाब जो है वो लिखने से गुरेज करें। और उसके अंदर जो अहम अल्फाज आ जाते हैं या अहम तराकीब आ जाती हैं, तो उनको मार्कर से हाईलाइट करके लिखें। जवाब जब आप लिख रहे हैं तो उसमें जो आपकी अहम चीजें आती हैं उनको आप मार्कर से हाईलाइट करके जब लिखते हैं, तो उससे आपका जो जवाब होता है ना उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती जो है वो क्या हो जाती है, वो दोबाला हो जाती है। ठीक है। मैं सिर्फ आपको वजाहत सिर्फ एक समझाने के लिए, अभी चूंकि हमारी मैट्रिक की सिर्फ एफएलपीज हुई हैं, इंटरमीडिएट की भी नहीं हुई, वरना मैं उसमें से भी आपको समझाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। अब ये देखें कि खाली आप सवाल आपसे पूछा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। अब आप इसको सवाल को देखें। सवाल क्या पूछा गया था, कि सवाल पूछा गया था कि सबक कतबा अदब की कौन सी किस्म है, तारीफ लिखें। अब आप सिंपल लिखते हैं कि सबक कतबा जो है वो एक अफसाना है, बस। और अफसाना एक झूठी कहानी कहलाती है। तो आपको आपका जवाब ठीक होगा, लेकिन जब आप इस तरीके से जवाब को लिखते हैं ना, इस तरीके से आप जवाब को लिखते हैं, फिर एग्जामिनर जो है उसका दिल नरम होता है और वो आपको 2 में से 2 नंबर देता है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और अल्लाह से साथ साथ मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपके दिल में किसी तरीके से आ जाए और आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। एक लाइन का जवाब ना लिखें, और जो उसमें अहम अल्फाज आ जाते हैं, अहम तरकीब आ जाती है, उनको मार्कर से हाईलाइट करके लिखें। खुश खती का ख्याल रखें। काट कर नहीं लिखना आपने। कटिंग जितनी ज्यादा आप करते हैं उतने ज्यादा आपके पूरे उस पर्टिकुलर सवाल में से पूरे नंबर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने जैसे जैसे आप किसी भी सवाल के अंदर कटिंग करते जा रहे हैं तो आपके उस सवाल में से पूरे नंबर लेने के जो चांसेस हैं वो क्या होते जाते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो बेटा ये दो कुछ बुनियादी चीजें हैं। ये वैसे तो जो पहली हेडिंग है उसके अंदर मैंने 3 4 बातें लिखी हैं पेजेस को बचाने के लिए, ताकि आपको जो है वो प्रिंटिंग का खर्चा आपका कम हो और आपको एक लाइन के अंदर सारी बात समझ आ जाए। लेकिन ये चीजें जो हैं ये आप कह सकते हैं कि ये दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर द उर्दू पेपर। उर्दू का आप जो पेपर होता है उसकी ये जनरल गाइडलाइंस है। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन वाइज। अब हम क्वेश्चन वाइज जो फर्दर जो डिस्कशन है, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत कटिंग की थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए थे। रिमूवर्स वगैरह आप सब्जेक्टिव पेपर में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में आप रिमूवर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप रिमूवर्स यूज ना करें। ठीक है, ऐसी गलती करें ही ना कि जिसको आपको बाद में रिमूव करना पड़े। Sir, I want to say something. Sorry, I didn't send my task in the group because my dad was not feeling well. I had to go to the hospital. चले अल्लाह आपके 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 बाबा को शिफा याब फरमाए। जी बिल्कुल, आप अगले टास्क के साथ फिर उसको अब्दुल राफे आप भेज दीजिएगा। अच्छा, रिमूवर्स और इंक पेन्स जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करने होते हारिस। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर को तो इनको इस्तेमाल करना गुनाह है। सब्जेक्टिव के अंदर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए छोटी मोटी, तो बेशक आप वहां पे यूज कर लें, लेकिन ये ना हो कि आपका पूरा पेपर रिमूवर रिमूवर से भरा हुआ हो। आप पेपर में पेन की बजाय सारा रिमूवर से ही पेपर लिखते रहे। मतलब देखो, वो भाई टिपिकल पाकिस्तानी अप्रोच। अब टिपिकल पाकिस्तानी अप्रोच क्या होती है यार, जापानी गाड़ी ना लो, सुजुकी की मेहरान ले लो, सुजुकी की वैगनार ले लो, उसके स्पेयर पार्ट सस्ते होते हैं। वो यार तुमने लाजमी गाड़ी ठोकनी है, लाजमी तुमने गाड़ी का शीशा तोड़ना है, मतलब अप्रोच है ना एक पाकिस्तानी। यार मेहरान ले लो, मेहरान के स्पेयर पार्ट सस्ते हैं। भाई तुमने लाजमी उसका शीशा मारना है, लाजमी तो तुमने उसका बम्पर तोड़ना है। अच्छी गाड़ी ले लो, उसको आराम से चलाओ। लेकिन नहीं, पहले से ही सोच लेना है कि यार नुकसान होगा और नुकसान मैंने करना है, तो फिर उसके बाद नुकसान का हल मैं पहले से सोच लेता हूँ। ठीक है। तो सवाल ये है कि आप अपने पेपर को उस नौबत में ही ना लेके जाएं, उस सिचुएशन में ही ना लेके जाएं कि जिसमें आपको कटिंग करनी पड़े और फिर उसके बाद आपको रिमूवर यूज करना पड़े।
सर समटाइम्स हमें ई शीट की साइट में लिखते हैं कि ये नहीं है, कि क्या वो जगह नहीं होने की वजह से। मुझे नहीं समझ आई आपकी बात आमना, आप क्या कहना चाह रहे हो? इसको आसान भाषा में, आसान लफ्जों में आप मुझे समझाओगे तो फिर बेटा मुझे आपकी बात समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं तफहीम इबारत की तरफ। अब जो तफहीम इबारत का सवाल होता है आपका, उसमें आपको एक नसरी इक्तबास दिया जाता है, यानी कि एक आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसमें से आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपने लिखना होता है जवाब। तो जो नसरी जो तफहीम इबारत वाला सवाल है, ठीक है, तफहीम इबारत वाला सवाल, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपने ये चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मुझे पता था कि कोई बच्चा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी सवाल पूछेगा, तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हर साल मैं बच्चों को जो पेपर पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली गाइड करता हूँ। टेंथ और ट्वेल्थ का चूंकि सिलेबस तब्दील नहीं हुआ, तो टेंथ और ट्वेल्थ वाले बच्चे जो हैं वो पुरानी वीडियोस देख लें। टाइम मैनेजमेंट वाली जो नाइन्थ और इलेवंथ के बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत जल्द जो है वो लेक्चर्स बना के अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से गाइड करूंगा। तो तफहीम इबारत करते वक्त आपने क्या करना है, तहरीर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उस तहरीर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके आसान मानी या आसान जो मुतरादिफ हैं वो आपने जहन में लेकर आने हैं, क्योंकि आपको उन आसान मुतरादिफात की सवाल का जवाब देते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब आप इबारत पढ़ रहे हो तो उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका मानी जो है वो सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने सवालों का जवाब लिखना है तो उसमें आपने फिर जो मुतरादिफात होते हैं, जो अल्फाज के जो मानी होते हैं, वही फिर आपने इस्तेमाल करने होते हैं। एग्जैक्ट लाइंस तो आपने नहीं लिखनी होती ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप सवालों को पढ़ें, सवाल को पढ़ते जाएं, सवाल को समझते जाएं, और इबारत से जैसे सवाल को पढ़ते जाएं और जो इबारत आपको दी गई है उसमें से जो मुतल्लिका सतरें हैं, यहाँ पे मैंने मुतल्लिका लिखना था तो मुतअक्किला लिख दिया, मुतअक्किला। तो ये यहाँ पर मुझसे भी इमला की गलती होगी। अब ये देखें मैं कैसा बेवकूफ़ जाहिल उस्ताद हूँ कि आपको मैं कह रहा हूँ कि इमला की गलतियां ना करें, और आप लोग के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने खुद इमला की गलतियां की हुई। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। ठीक है, क्योंकि मेरे कॉल और फेल में तजाद आ गया, मैं आपको कह रहा हूँ कि इमला की गलतियां ना करें और मैंने खुद यहाँ पे इमला की गलतियां की हुई। तो अब ऐसा, ऐसे उस्ताद को जूते पड़ने चाहिए। ठीक है, जो खुद बच्चों को कुछ कह रहा हो और खुद जो है वो उस पर अमल ना करता हो, ऐसे उस्ताद को जो है ना वो, ऐसे उस्ताद को डांट डांट पड़नी चाहिए। तो हाँ, एक नंबर काटो। बिल्कुल, मुझे मुझे अब आप बताएं, आयरन ही हो गई। अब मुझे मुझे बताएं मैं, मेरी क्या सजा होनी चाहिए? चले मैं कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ आप सबसे। ठीक है, कि मुझसे भी इमला की गलती होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये मेरी गलती है और मुझे अपनी गलती माननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुभान कह रहे हैं 50% फीस वापस कर दें। अच्छा, फीस तो बेटा वापस नहीं होगी। ठीक है, कोई और आसान सा काम करवा लें यार, क्यों गरीब आदमी से की जेब से पैसे वापस निकालते हो? अच्छा यार, बस वो टाइप करते वक्त हो जाती है मिस्टेक्स, लेकिन आपने नहीं करनी। ठीक है, ये नहीं आपने कहना है कि हमारे उस्ताद ने भी गलतियां की थी तो हम भी करते हैं। मैंने तो माफी मांग ली है, दस्ती माफी मांग ली है मैंने। अच्छा, तो आपने बेटा क्या करना है कि इबारत से इबारत में से बेटा आपने जो मुतल्लिका सतरें हैं या मुतल्लिका पैराग्राफ है जहां पे उसका जवाब मौजूद है, उसको आपने तलाश करना है। ठीक है, उसको आपने तलाश करना है, और फिर उसके बाद जो मुतल्लिका पैराग्राफ है या जो सतरें हैं बिल्कुल वैसे ही मत लिखें। बाज दफा ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो एग्जैक्ट वही लाइंस जो हैं उनको कोट कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, जवाब को आपने अपने अल्फाज में लिखना है। और अक्सर बच्चे ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्या मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम ये लिखना होता है? तो मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम जो है वो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए तो फिर आपने लिखना है, वरना खुद से आपने तफहीम लिखने से पहले आपने मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम खुद से नहीं लिखना, क्योंकि ये सवाल जवाब है। जो सवाल आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आपने उसी सवाल का जवाब देना है। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि इस सबक के मुसन्निफ का क्या नाम है, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता है तो फिर आपने यहाँ पर मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम बताना है, वरना आपने खुद से मुसन्निफ का नाम, खुद से शाना नहीं बनना, खुद से मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम जो है वो आपने नहीं लिखना। जरूरत नहीं है, तफहीम इबारत वाले सवाल में बिल्कुल जरूरत नहीं होती। लिख दें, हर्ज नहीं है। ठीक है, इसमें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर आपने दुरुस्त लिखना है। अगर आपको कंफर्म पता हो तो फिर आप लिखें। बाज दफा बच्चे फिर क्या करते हैं, बच्चे गलत लिख देते हैं।
मैंने तो जितने भी पेपर्स चेक किए हैं तो उसमें उमूमन ये होता है कि बच्चों ने लिखा हुआ होता है और लिखते वक्त कोई गलती करते थे। जैसे आज मैं पेपर चेक कर रहा था 10th के, तो उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि ये सबक जो है वो ये पैराग्राफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान सबक से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद सईद हैं। अब उसने सईद के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे। अब एक चीज आपको लिखनी ही नहीं थी, एक चीज के नंबर ही नहीं थे, वो आप अगर लिख रहे हैं तो फिर आप उसको दुरुस्त लिखें। गलत लिख के आपने एक इमला की गलती करवा ली, तो उसका आपको क्या फायदा हुआ? ठीक है। तो ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं, इन माई स्कूल वी आर नॉट अलाउड टू यूज इंक पेन्स। जी, इंक पेन तो यूज नहीं करना होता। इंक पेन जो है वो आप यूज नहीं करते होते आमना, क्योंकि इंक पेन की जो स्याही है वो महबूब के काजल की तरह फैल जाती है पेपर पे। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब उसको स्कैन किया जाता है तो स्कैनिंग के अंदर फिर प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो और पेपर भी फिर बोर्ड वाले जो आपको देते हैं वो इतना थक्कड़ किस्म का पेपर होता है, उस पेपर की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उस पर पेन से लिख सकें। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको जो है वो बाल पॉइंट के साथ या इस तरह का पेन जो है वो आप इस्तेमाल करें। ठीक है, इंक पेन जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। ठीक है। इबारत की तशरीह का स्टार्ट कैसे लिया जाए? इबारत की तशरीह का स्टार्ट ऐसे लिया जाए कि पहले आप अपने कफ वगैरह ऊपर करें, उसके बाद आप पेन उठाएं, पेन को खोलें और पेन को कहें चल भाई, तेरी मेरी कहानी अब शुरू होने लगी है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। आपका जो सवाल था फातिमा, ये इबारत की तशरीह के मतलब है, तो इबारत की तशरीह जो है उसके मुतालिक मैं आपको नीचे चल के गाइड करूंगा। अभी हम लोग तफहीम की बात कर रहे हैं, तफहीम। ठीक है फातिमा। तफहीमात जो हैं वो समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग तशरीहात पे चलेंगे। सर समटाइम्स आंसर शीट्स इतनी पतली होती हैं कि मार्कर यूज करो तो बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो इस केस में हम क्या करें? तो आप लोग मार्कर के ऊपर बैठ जाते हो ना, मार्कर के ऊपर बैठ जाते हो और फिर मार्कर से लिखते हो। मार्कर से लिखने का एक तरीका होता है ना, वो रगड़े रगड़े दे के आप क्यों लिखते हो? आराम से पेन को चलाया करें ना। ठीक है, आराम से पेन को चलाया करें। आप लोग मार्कर से ना वो जोर दे के लिखते हैं बच्चे, तो उस वजह से फिर जो है वो नीचे से आई फैलती है। वरना अगर आप आराम आराम से मार्कर को इस्तेमाल करें, मार्कर का जो मार्कर की जो निब होती है ना, वो बेसिकली एक ब्रश ब्रश निब होती है, वो ब्रश की तरह होती है। ब्रश की तरह होती है, तो आप उसको एक, जिस तरह कैनवस के ऊपर एक पेंटर ब्रश को इस्तेमाल करता है, तो मार्कर को आप इस तरीके से इस्तेमाल किया करें। मार्कर को ज्यादा रगड़ा देके आपने नहीं लिखना होता। अच्छा, उसके बाद तफहीम शेर पे अगर हम आते हैं, तो तफहीम शेर में क्या होता है? तफहीम शेर में ये होता है कि आपको हिस्सा नज्म या हिस्सा गजल में से अशार दिए जाते हैं, और हर शेर में से एक एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो तफहीम शेर के अंदर आपको इस तरीके से सवाल करना होता है। ऐसे सवालात को, जो तफहीम शेर वाले सवालात हैं, अभी मैं सारी इस सब की आपसे आज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी आपसे प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो तफहीम शेर करते वक्त आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपने शेर को पढ़ना है। शेर को पढ़ के शेर का मफहूम जहन में लेकर आना है। अहम अल्फाज के मानी को आपने सोचना है, और फिर सवाल के मुताबिक उस शेर को दोबारा पढ़ना है। पहले आपने शेर को खुद से समझना है। तफहीम का मतलब होता है, तफहीम का लफ्ज फहम से निकला है। फहम का मतलब होता है समझना। तफहीम दर हकीकत जो कॉम्प्रीहेंशन होती है ना, कॉम्प्रीहेंशन को तफहीम कहा जाता है। तफहीम इबारत इसको कहते हैं ना, इबारत को समझना। तो इबारत को, आप इबारत आपको समझ आई है ये नहीं आई, तो ये चेक करने के लिए एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ दे के उसमें से आपसे सवाल पूछता है। तो ये जो सवाल होते हैं ना, जिसमें आपको एक कंटेंट दे के कंटेंट के अंदर से सवाल पूछे गए होते हैं, तो ऐसे सवालात को हम लोग तफहीमी सवालात बोलते होते हैं। फिर उसमें तफहीम इबारत भी आती है और तफहीम शेर भी आती है। अच्छा, तो आपने क्या करना है? आपने जो शेर में से आपसे सवाल पूछा गया होता है, आपने पहले क्या करना है? जैसे मैं आपको सिर्फ एज अ सैंपल यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पेपर आप देख लें। वैसे आपने पेपर अभी प्री बोर्ड वगैरह भी दिए होंगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे ये इस तरह से आपको अशार दिए जाते हैं और फिर अशार में से इस तरह के आपसे सवालात जो हैं वो पूछे जाते होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने शेर को पढ़ना है, शेर का मफहूम आपने जहन में लेकर आना है, जो अहम अल्फाज हैं उनके मानी को आपने समझना है, सोचना है, और फिर सवाल के मुताबिक आपने शेर को दोबारा पढ़ना है। और जब आप शेर के सवाल जवाब कर रहे हैं, तो शेर का सियाको सबाक लिखने की जरूरत नहीं है, और शायर का तारुफ, नज़म का खुलासा वगैरह देने की भी जरूरत नहीं होती। जो सवाल आपसे पूछा गया है, सिर्फ उसी सवाल का जवाब दें।
जैसे मिसाल के तौर पर सवाल पूछा गया कि पहला शेर शायरी की किस किस्म से लिया गया। ठीक है, उस किस्म की तारीफ करें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अब ये बताने की पूरी पूरी जो पूरा जो शेर है, शेर की तशरीह यहाँ पे आपने नहीं लिखनी। सिर्फ आपने बताना है कि ये शेर जो है वो हम से लिया गया है, और हम जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ पर मबनी नाज़्म को क्या कहा जाता है, हम पर मबनी जो, सॉरी, अल्लाह ताला की तारीफ पर मबनी जो नात जो नज़्म होती है उसको हम कहा जाता है। फिर कहा गया कि दूसरे शेर के काफी और रदीफ की निशानदेही करें। तो सिर्फ आप बताएं कि दूसरे शेर में बजाय इसके कि बताना शुरू कर दें ये मीर तकी मीर की एक गजल में से लिया गया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल आपने जो सवाल आपसे पूछा गया है कि रदीफ व काफिया बताएं, तो सिर्फ आपने उसका रदीफ व काफिया ही बताना है। ठीक है। अच्छा, और जवाब आपका जो है वो मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन जामे होना चाहिए। जामे का मतलब है कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। जवाब जो है वो आपका मुख्तसर हो। सर हमें सर नाइन्थ में हमें रेफरेंस बुक्स करवाई गई हैं, और अक्सर तफहीम और शेर वाले क्वेश्चन रेफरेंस बुक से आते हैं, और कभी कभी तशरीह में 10th में हमें रेफरेंस बुक्स नहीं करवाई गई। अब आपको क्या करवाया गया है, क्या नहीं करवाया गया बेटा, ये तो फिर अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो इस सवाल का तो बेटा मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया गया है कॉलेज में, क्या नहीं पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया है। तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो आपका नज्म में से जो आपसे सवाल पूछा गया होता है उसका जवाब आपने मुख्तसर लिखना है, लेकिन आपका जामे जवाब होना चाहिए, तसल्ली बख्श जवाब होना चाहिए। हवाला शेर लिखना जरूरी नहीं होता। तफहीम शेर में, यानी कि शेर में से जब आपसे सवाल पूछे गए हैं, तो उसमें हवाला शेर लिखना जो है वो जरूरी नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर मुनासबत से कोई शेर याद हो तो लिख दें, जबरदस्ती मत डालें। और जैसे मिसाल के तौर पर यहां से आपसे पूछा गया है कि तीसरे शेर का मफहूम लिखें। मफहूम। अब इस तरह का जो सवाल होता है ना, उसमें आप मफहूम बताते वक्त अगर कोई मुनासबत से आपको अगर कोई शेर याद है, ठीक है, तो फिर आप लिखें। लेकिन जो सवाल जवाब होते हैं ना, यानी कि जो शेर में से सवाल पूछा गया होता है, तो उसका जवाब लिखते वक्त शेर डालना जरूरी नहीं होता। यानी आपसे पूछा गया कि दूसरे शेर के रदीफ और काफिया की निशानदेही करें, तो इसके जवाब में भी आप एक शेर डाल दें। उर्दू में ना बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होती है कि उर्दू में अगर आपने खांसी भी करनी है तो शेर, साथ में शेर लिखना है। उर्दू में आपने सर भी खुजाना है तो साथ में शेर लिखना है, ऐसे नहीं होता होता। ठीक है। अब्दुल रहमान, आपका जो सवाल है वो अभी इररेलेवेंट है, क्योंकि अभी हम लोग तफहीम की बात कर रहे हैं। तफहीम के बाद हम तशरीह पे आएंगे, तो तशरीह पे जब आएंगे तो फिर तशरीह वाली आप बात भी पूछिएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको आई होप के क्लियर हो गई होगी कि आपने खुद से तफहीमी सवालात होते हैं जिसमें आपको शेर और शेर के अंदर से सवाल पूछा गया होता है, वहां पे हवाला शेर लिखना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर सवाल मरकजी ख्याल के मुतल्लिक हो, शेर के मफहूम के मुतल्लिक पूछा गया हो, तो वहां पर अगर कोई मुनासबत से आपको शेर याद हो तो बेशक लिख दें, लेकिन जरूरी नहीं होता। जबरदस्ती जो है वो तफहीमी सवालात के अंदर आपने शेर जो है वो नहीं डाल रहे होते। उसके बाद आपका हिस्सा कवायद में से एक सवाल आता है, जिसकी हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है पूरे इंटायर बूट कैंप के अंदर। मैं आपको इस सवाल की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता गया। लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ हिदायत बता देता हूँ कि अगर किसी चीज की तारीफ पूछी जाए तो सिर्फ तारीफ लिखकर सवाल खत्म मत करें, कम अज कम एक मिसाल जरूर दें। ठीक है। यानी कि अगर आपसे इस्तिआरा की तारीफ पूछी गई है, जैसे सनत की आपसे तारीफ पूछी जाए, सनत तजाद क्या होती है, तो ये ना हो कि सिर्फ आप तारीफ दे के, आप तारीफ लिख के आप कहें कि चलो जी सवाल पूरा हो गया। जब आप तारीफ तारीफ लिखने के लिए आपको कहा जाता है, तारीफ करने के लिए आपको सवाल कहा जाता है, तो फिर आपने साथ में मिसाल देना मस्ट होता है। ठीक है। और ये जो हिस्सा कवायद है, इसके लिए आपको इल्म बयान, सनतें, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, उनकी अकसाम, इमदादी अफ़ाल, मुतल्लिक़ फ़िल की निशानदेही करना, जुमले की तख्ती करना, यानी कि जो जुमले की तरकीब नाहवी करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से आपसे ग्रामर वाला जो आपका हिस्सा कवायद वाले जो मुख्तसर सवाल और जवाब होते हैं, वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। ये हमारी थी तफहीम के मुतालिक गाइडलाइंस। अब हम आ जाते हैं तशरीही सवालात की तरफ। अब यहाँ पे वो फातिमा का भी एक सवाल था कि तशरीह को कैसे शुरू किया जाए। अब्दुल रहमान का भी तशरीह के मुतालिक एक सवाल था कि नाज़्म की तशरीह तो अलग अलग शेर के साथ भी कर सकते हैं, राइट। अब ये यहाँ पर आपके तमाम सवालों के जवाब आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो फिर वो आप मुझसे आखिर में पूछ लीजिएगा।
अब जो तशरीह होती है, तशरीह का मतलब है खोल खोल कर बयान करना, तशरीह का मतलब है वजाहत करना, तशरीह का मतलब है फैलाना, शरह करना, किसी चीज को फैला देना। तो इबारत की सबसे पहले हम तशरीह देख लेते हैं। इबारत की तशरीह कैसे करते हैं, नज्म की तशरीह कैसे करते हैं, और गजल की तशरीह कैसे करते हैं। ये तीन चीजें होती हैं, और ये तीन चीजें बताकर मैं लेक्चर को खत्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो अगला जो फिर हमारा कल का जो सबक होगा वो इंशा पर्दाजी पर होगा, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ना, फिर हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ना, जहां से आपका हिस्सा सोम शुरू होता है, तो हिस्सा सोम में इबारत की तशरीह आती है, फिर उसके बाद नज़मी अशार की तशरीह आती है, फिर उसके बाद जो है वो गजलिया अशार की तशरीह आती है। तो सवाल नंबर 3, 4 और 5, तो उसकी अभी मैं आपको गाइडलाइंस देने लगा हूँ। ये आपका सवाल नंबर 3 होता है, ये आपका सवाल नंबर 4 होता है, और ये आपका सवाल नंबर 5 होता है। तो अभी हम इनके हवाले से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इबारत की तशरीह के ऊपर। तो इबारत की तशरीह करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर पर बात यह है कि फेडरल बोर्ड में सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम जो है, इसको लिखने के कोई नंबर नहीं होते। पंजाब बोर्ड के अंदर इसका एक नंबर होता है, लेकिन फेडरल बोर्ड के अंदर जो है सबक का उन्वान लिखने का, मुसन्निफ का नाम लिखने का कोई नंबर नहीं होता। लेकिन अगर आपको याद हो, दुरुस्त तरीके से आपको याद हो और लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, इसके कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है। अब आपने करना क्या है कि तशरीह का आपने उन्वान देना है। तशरीह का आपने पेपर के अंदर आप तशरीह लिखेंगे कैसे? आप सबसे पहले तशरीह का उन्वान देंगे, और उस पैराग्राफ का सियाको सबाक, सियाको सबाक बोलते हैं प्री टेक्स्ट और पोस्ट टेक्स्ट। यानी कि जारी बात है, इबारत के अंदर से आपको एक चंक लेके दिया गया, अगर आपने वो सबक पूरा पढ़ा हुआ है, तो उस वो जो चंक आपको पेपर में दिया गया है, उससे पहले क्या बात हो रही थी और उसके बाद पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कशन हुई, अगर आपको ये पता हो, तो इंतहाई मुख्तसर, यानी 2-3 लाइनों के अंदर जो है वो आप इसका सियाको सबाक लिखें। और फिर उसके बाद सतर बसतर, यानी लाइन टू लाइन आपने क्या करनी है, उस पैराग्राफ की लाइन टू लाइन वजाहत कर दी, लाइन टू लाइन। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये 9th का एक पेपर है, इसमें यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ दिए गए थे। ठीक है, 2 पैराग्राफ दिए गए थे, ये 9th के पेपर में से मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जो 9th के बच्चे हैं उन्हें पता है कि ये हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है ये भेड़िया में से लिया गया, और पहला जो है ये सीरत नबवी में से लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बच्चे ने इस सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अब इबारत की तशरीह, अब ये इसका हो गया सियाको सबाक। ये सियाको सबाक है कि ये इक़्तिबास सबक अखलाक हसना से अखज़ किया गया, जो सिनफ अदब के एतबार से सीरत निगारी है, और इसके मुसन्निफ सैयद सलमान नदवी। अब उसके बाद ये इसका हो गया पूरे पैराग्राफ का ना, एक तरह से पूरे पैराग्राफ का एक काइंड ऑफ क्रक्स है कि इस पैराग्राफ में इखलाक की अहमियत को वाज़ेह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज के दौरान अच्छे अखलाक की दुआ मांगा करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तो खुद सरापा सरापा रहमत थी। और इस तरीके से आगे फिर जो है वो लाइन टू लाइन उसी पैराग्राफ की एक तरह से वजाहत चलती जा रही। ठीक है, और इसमें आप देख लें कि शेर हालांकि नहीं लिखना होता, ये मैंने नीचे लिखा भी है। इसको मैंने बच्चे को पॉइंटर भी दिया हुआ था कि नसर की तशरीह में, और ये चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पर भी बताऊंगा कि नसर की तशरीह में शेर का हवाला जो है वो मौजू नहीं होता। नसर की जब आप तशरीह कर रहे हैं, यानी कि इबारत की तशरीह कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने शेर नहीं डालना होता। बाकी आप आयत डाल सकते हैं, आप उसमें कौल डाल सकते हैं, हदीस डाल सकते हैं अगर रेलेवेंट हो तो। लेकिन जो है आपने ये चीज़ें नहीं डालनी होती। अच्छा, आपने क्या करना है कि पैराग्राफ का सियाको सबाक अगर आपको मालूम हो तो दे दें, अगर मालूम नहीं है तो फिर बेशक आप डायरेक्ट जो है वो पैराग्राफ की वजाहत करना शुरू कर दें। पैराग्राफ की हुदूद में रहें, पैराग्राफ से बाहर मत निकलें। पूरे सबक की कहानी या पूरे सबक का खुलासा मत लिखें। जो पैराग्राफ दिया गया है उसी की ही जितनी मुमकिन हो आपसे आप उसकी वजाहत करें। अब वजाहत आप किस तरीके से करते हैं? आप ये बता सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर जो बातें की गई हैं उन्हीं को आसान अल्फाज में, यानी कि आप उन्हीं को रीफ्रेज करते हैं, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि उस पैराग्राफ में जो जो चीज़ डिस्कस की गई है उसका हमारी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, ये आप उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और नसरी इबारत की जब आप तशरीह कर रहे होते हैं, यानी इबारत की जब आप तशरीह कर रहे होते हैं, तो उसमें अशार मत लिखें।
आयात आप लिख सकते हैं, अकवाल लिख सकते हैं, अहादीस का हवाला दे सकते हैं, लेकिन शेर का हवाला ना दें। ठीक है। ठीक है ना। और तशरीह कितनी लाइनों की होनी चाहिए? तशरीह आपकी कम से कम एक पेज की तो होनी चाहिए, मिनिमम। दिस इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम आपकी जो तशरीह है वो एक पेज की होनी चाहिए। आसान वाजे दुरुस्त इमला में लिखें। और जवाबी पर्चे में दी गई सारी जगह पर लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है। सर कॉलेज में इबारत की तशरीह के साथ शेर लिखवाते हैं, ये बिल्कुल नहीं लिखना फिर। यार मुझे नहीं समझ आती कि ये कॉलेज वाले जो टीचर्स हैं, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने डिग्रीज की हुई होती हैं, ये किस तरीके से ये बच्चों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। देखो बात ये है कि जो शेर होता है ना, शेर, ये मैं आपको एक इसकी एक लॉजिक पहले समझ लें, फिर उसके बाद आपको इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि शेर क्यों नहीं लिखना होता। शेर जो होता है ना, शेर, शेर हमेशा खुद वजाहत तलब होता है। शेर जो होता है ना, शेर, शेर को खुद अपनी तशरीह के लिए नसर की जरूरत होती है। नसर की तशरीह के अंदर शेर नहीं डालते होते, क्योंकि शेर तो खुद वजाहत तलब होता है। नसर की आप तशरीह कर रहे हैं और नसर नसर की तशरीह के अंदर शेर जो है वो आप डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप तशरीह के अंदर एक ऐसी चीज डाल रहे हैं जो खुद तशरीह तलब है। तशरीह करते वक्त आप उसके अंदर एक ऐसी चीज डाल रहे हैं, ठीक है, जिसकी जिसको खुद तशरीह की जरूरत है। ठीक है। तो ये इस चीज की कोई लॉजिक नहीं बनती। और आप अगर देखें जो मोतबर किताबें हैं, या जो इवन एमफिल के लेवल पर, मास्टर्स के लेवल पर जब उर्दू के पेपर्स होते हैं, तो उसमें उसमें भी यही चीज समझाई जाती है कि इबारत की तशरीह के अंदर जो है वो शेर नहीं लिखते होते। आयात लिख सकते हैं, अकवाल लिख सकते हैं, मतलब मैं ये आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने कोई भी रेफरेंस नहीं देना होता। आप आयात का हवाला दें, अकवाल लिखें, आप अहादीस का हवाला दें, लेकिन शेर ना लिखें, क्योंकि शेर को खुद वजाहत की जरूरत होती है। नसर की तशरीह के अंदर शेर नहीं लिखा जाता होता। ठीक है। सर कुछ टीचर्स हैं वो कहती हैं कि आप तशरीह बेशक कम लिखें, बट शेर ज्यादा लिखें। अब ये एक अजीब सी बात है कि तशरीह, जब आपको कहीं तशरीह जा रही है तो आप तशरीह क्यों कम लिखेंगे और शेर क्यों ज्यादा लिखेंगे? तशरीह, आप बात को समझें कि इबारत की तशरीह में आपने शेर नहीं लिखना, नज़म की तशरीह में आप शेर लिखते हैं, गजल की तशरीह में आप शेर लिखते हैं, लेकिन सिर्फ इबारत की तशरीह में मत लिखें बस। इबारत की तशरीह में शेर ना लिखें। ये रूल है, ये स्टैंडर्ड है। अब आप इस स्टैंडर्ड को वायलेट करना चाहते हैं तो बेशक आप करें, मेरा काम है आपको बता देना। सुननी आपने होती नहीं है किसी की वैसे भी, लेकिन आप में से कुछ बच्चे होंगे जो शायद सुन रहे होंगे। ठीक है। और जो इस चीज को फॉलो भी करेंगे। समझ आ रही है ना? अच्छा, उसके बाद अगर हम चलते हैं नज़म की तशरीह की तरफ, तो नज़म की जो तशरीह होती है उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक नज़मिया बंद या एक नज़म के चंद अशार जो है वो आपको दिए जाते हैं। अगर कोई मुसद्दस वगैरह मुखम्मस वगैरह हो, तो मुसद्दस मुखम्मस में तो आपको पूरा एक बंद देते हैं। और अगर पाबंद नज्म हो तो उसके फिर दो अशार तीन अशार जो है वो आपको दिए जाते हैं। इक़्तिबास की तशरीह भी एक पेज की होनी चाहिए, कम अज कम एक पेज की होनी चाहिए। इक़्तिबास की तशरीह जो है वो भी कम अज कम एक पेज की होनी चाहिए। अब तशरीह लिखते वक्त, नज्म की तशरीह लिखते वक्त आपने इन बातों का ख्याल रखना है। पहले नंबर पर तो बात यह है कि जब आप नज्म की तशरीह कर रहे हो तो तमाम अशार की तशरीह जो है वो इकट्ठी करनी है। नज्म के अंदर अलग अलग शेर की तशरीह नहीं की जाती होती। नज्म के अंदर पूरे जुज की तशरीह जो है वो इकट्ठी की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब वासे कह रहा है कि नज्म और गजल की तशरीह में भी शेर क्यों लिखनी चाहिए? उसकी वजह यह है कि नज्म जो है शेर को एक दूसरा शेर कॉम्प्लीमेंट करता है। शेर की वजाहत एक शेर के साथ की जा सकती है। शेर जो होता है ना, शेर शायरी है ना, तो शायरी में एक शेर जो है वो दूसरे शेर को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए शायरी के अंदर जो है वो आप शेर की वजाहत करते वक्त आप उसमें किसी दूसरे शायर का जो मुमासिल मुमासिल मौजू, यानी कि सिमिलर, जिसको आप लोग हवाला भी बोलते हैं, तो हवाला जाती शेर जो है वो वहां पर आप नज्म में या गजल में आप डाल सकते हैं। अच्छा, पहले नंबर पर तो नज्म के हवाले से बात यह है कि नज्म की जो की अशार की जो तशरीह है वो इकट्ठी की जाती है। आप उसमें बोलते हैं कि इस नज्मिया जुज के अंदर या इस बंद के अंदर जो है वो शायर ये चीजें बातें कर रहा है।
तशरीह का आपने उन्वान देना है, और तशरीह का उन्वान देकर आपने उस बंद का, पूरी नज्म का नहीं, उस बंद का आपने मुख्तसर मरकजी ख्याल लिखना है। और अगर मुमकिन हो तो आप शायर का एक या दो सत्रों में तारुफ और उनकी अदमी खिदमात भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग से उसकी हेडिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको नज्म की तशरीह दिखाऊं, आप ये दे सकते हैं कि ये बंद जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने लिखा है कि नहीं, नज्म और गजल की तशरीह में शेर के अलग से मार्क्स नहीं होते हाजरा। शेर के किसी भी जगह पर अलग से नंबर नहीं होते। शेर लिखने के अलग से किसी भी जगह पर नंबर नहीं होते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें ना कि ये बंद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म मेहनत की बरकत से लिया गया है। सदाकत और वाकफियत, एहसास दर्द-ए-मंदी, सादगी, बेतकल्लुफी, रवानी और बरजस्तगी उनकी शायरी की नुमायां खुसूसियात हैं। उन्होंने जोश सादगी को अपनी शायरी के लिए लाजमी करार दिया और अपने कलाम में भी इन खूबियों का ख्याल रखा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के पहले कौमी शायर हैं और बिलाशुबा जदीद गजल के बानी हैं। अब ये चीजें अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आती, ठीक है। सर मेरे दोस्त ने फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में एक शेर भी नहीं लिखा था और उसके 94 आए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, शेर के अलग से कोई नंबर नहीं होते। शेर जो है उसके अलग से कोई नंबर नहीं होते। अब इस तरीके से अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि इस बंद में शायर जो है वो मेहनत की अहमियत पर जोर दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से फिर आप अपनी जो तशरीह होती है उसको आप जारी रखें। नज्म के जो फनी महासिन है उनका जिक्र करें। फनी महासिन से मुराद ये है कि अगर उसमें तशबीहात का इस्तेमाल है, उसमें इस्तिआरात का इस्तेमाल है, उसमें किनाया है, मुजाज मुरसल है, सनतें उसमें इस्तेमाल हुई हैं, तो आप उन तमाम चीज़ों का अगर वो मौजूद हैं उसमें, तो और आपको अगर वो चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप उनका रेफरेंस जो है वो वहाँ पर ज़रूर दें। आप उनको ज़रूर बताएं कि इसमें शायद जो है वो ये इस्तेआरात या इस तरह की चीजें जो है वो शायद जो है वो इस्तेमाल करें, अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, बेशक आप ना लिखें। लेकिन अगर आप लिख सकते हैं, फनी महासन एंड पे दें या स्टार्ट में। फनी महासन आमतौर पर एंड पे दिए जाते होते हैं। फनी महासन जो होते हैं ना वो आमतौर पर आखिर में लिखे जाते हैं, लेकिन आप दरमियान में भी बता सकते हैं कि शायर अपने महबूब को एक फूल से तशबीह देते हुए अपने महबूब की तारीफ कर रहा है। ठीक है, ये इसने इस शेर में शायर ने अपनी जिंदगी को एक चराग से तशबीह दी है वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। और नज़मिया जुज़ में मौजूद अहम इस्तिलाहात, अगर उसके अंदर कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। सर तशरीह में की पॉइंट्स और की वर्ड्स मार्कर से लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं, देखो, जरूरी जरूरी होने में और जरूरी ना होने का फर्क समझें कि जरूरी होने से क्या मुराद है। पेपर पास कितने पे होता है? पास होता है 33% से। लेकिन क्या पेपर को खाली पास कर देना इनफ है? आप हर पेपर को पास करते जाएं, आपको मैट्रिक की या इंटरमीडिएट की डिग्री तो मिल जाएगी। जरूरी क्या होता है? जरूरी होता है 33 नंबर लेना। लेकिन क्या खाली 33 नंबर लेने से आपका गुजारा होता है? यू हैव टू एम फॉर 90+। तो उसके लिए फिर आपको, जब आपको ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अपने उस कंफर्ट जोन से या बेसिक जो बेयर मिनिमम होता है उससे आपको निकलना पड़ता है, और तभी जाके फिर आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे नंबर जो है वो अवार्ड करता है। फनी महासन को आप स्टार्ट में बेशक लिख लें, लेकिन बेहतर यही होता है कि फनी महासन को आप जो है वो आखिर में ही जाके लिखते हैं। पहले तशरीह करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके फनी महासन लिखते हैं। और उसके अंदर अगर कोई अहम इस्तिलाहात आ जाती हैं, कोई तराकीब आ जाती हैं, तो आप उनकी भी वजाहत करें। ठीक है, उनकी भी फिर आप वजाहत करें। कोई उसमें कोई नाम आ गया या किसी को इस तरह के कोई तशबीहात आ गई, इस्तिआरात आ गए, तो उनकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। और इसके अलावा आप अकवाल का हवाला दे सकते हैं, हदीस का हवाला दे सकते हैं, आयात का हवाला दे सकते हैं, अशार का हवाला दे सकते हैं। और हवाला जो है उसको नुमाया करके मार्कर के साथ लिखें। जिस तरह देखें ना यहाँ पर बकौल शायर, और इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी इसके अंदर हवाला जात आ रहे हैं तो वो देखें कि इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, मार्कर के साथ नुमाया करके लिखा हुआ है। कायदे आजम का कौल है, काम काम और सिर्फ काम। ठीक है। तो जो उसके अंदर हवाला जात हों, हवाला जात को क्या लिखें, वाजे करके मार्कर से नुमाया करके हवाला जात को लिखें। और जो नज्म की तशरीह है, एक पैराग्राफ में भी इसको लिख सकते हैं और एक से ज्यादा पैराग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही पैराग्राफ में आप सारी तशरीह लिखते हैं।
और एक से ज्यादा पैराग्राफ्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, इसमें पैराग्राफ बनाने का कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम लोग गजल की तशरीह की बात करें, ठीक है। फन्नी महासिन से मुराद ये होता है कि मतलब इस शेर में शायर ने तशबीहात का इस्तेमाल किया है, या इस शेर में शायर ने अपने महबूब को एक फूल से तशबीह दे रहा है, या शायर ने फूल को बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, या इस शेर के अंदर सनत तजाद इस्तेमाल हो रही है, या इस शेर के अंदर सनत तकरार इस्तेमाल हो रही है, सनत तलमी इस्तेमाल हो रही है, तो ये फन्नी महासिन होते हैं। ठीक है कासिम। ऑल राइट। अब उसके बाद गजल की तशरीह पे आते हैं। तो इसमें आपको गजलिया, सॉरी यहाँ पे नजमी यानी गजलिया बंद आएगा। गजलिया बंद या एक गजल के चंद अशार दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक गजलिया गजल का, वैसे गजल में के अंदर बंद नहीं होता, यानी कि दो तीन शेर देकर आपको उसका एक बंद बना के आपको दे दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गजल के अंदर बंद नहीं होता, गजल के अंदर बंद वाला चक्कर नहीं होता, गजल में शेर होते हैं। दो तीन शेर जो हैं वो आपको दे दिए तशरीह के लिए। जैसे यहाँ पे आप पेपर में देख सकते हैं कि आपको इस पेपर के अंदर जो शेर दिए गए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये थे, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। या इस तरीके से आपको आमतौर पर दो शेर दिए जाते हैं, बाज़ दफा तीन शेर भी आपको दे दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि तमाम अशार की जो तशरीह है गजल के अंदर वो अलग अलग करते हैं, क्योंकि गजल का हर शेर जो है वो जुदागाना ख्याल का हामिल होता है। नज्म की पूरे बंद की तशरीह इकट्ठी की जाती है, और गजल जो है उसकी जो तशरीह होती है वो आपको अलग अलग, हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी पड़ती है। और तरीकाकार क्या होता है कि तशरीह का उन्वान देकर आपने पहले मुख्तसर मरकजी ख्याल लिखना है, और मुमकिन हो तो शायर का एक या दो सत्रों में तारुफ और अदबी खिदमात लिख दें, और अलग से उसका उन्वान कायम करने की जरूरत नहीं है। और आगे आगे बात सेम है। गजल की तशरीह और नज्म की तशरीह में जो बुनियादी फर्क होता है वो ये होता है कि नज्म की तशरीह इकट्ठी की जाती है, और गजल की जो तशरीह होती है वो अलग अलग शेर में की जाती है। ये जो आपने नाइन्थ का पेपर, ये अभी अभी हमारी जो इंग्लिश कीज एकेडमी की FLPs हुई हैं, ये उसका पेपर है। ठीक है, अभी हमारी जो एकेडमी की FLPs हुई हैं ना, ये उसका फर्स्ट पेपर था। तो बाकी बेटा गजल के अंदर अशार के फनी मासिन का जिक्र करें, इल्म बयान और इल्म बदी की जो खूबियां मौजूद हों वो लिखें। गजलिया जुज़ में मौजूद जो इस्लाहात हैं, तरकीबात हैं, उनकी आप वजाहत करते हैं, अकवाल डाल सकते हैं, हदीस डाल सकते हैं, आयात का हवाला दे सकते हैं, अशार का हवाला दे सकते हैं, और शेर के हर पहलू की वजाहत करें। ठीक है, समझ आ रही है ना। शेर के हर पहलू की आप जो है वो वजाहत करें, यानी कि उसमें इश्क हकीकी है, इश्क मुजाजी है, कोई मुआशरती सबक है, कोई इखलाकी सबक है, कोई मजहबी पहलू है। तो आप उस उन तमाम की उसमें से मतलब जितने उसके अंदर आपको नजर आते हैं, आप उन तमाम पहलुओं की वजाहत करें। ठीक है। गजल की तशरीह बहुत ट्रिकी होती है, क्योंकि उसमें आपने हर शेर की अलग अलग करनी होती है, और हर शेर को आपने क्या करना होता है, हर शेर के साथ आपने इंसाफ करना होता है। अगर 5 नंबर की तशरीह है, दो शेर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 2.5 नंबर्स हैं एक शेर के। तो उसमें बच्चे बाज दफा ये करते हैं कि एक शेर की तशरीह बहुत अच्छे से कर देते हैं, और जो दूसरा शेर होता है उसकी तशरीह अच्छे तरीके से नहीं करते। तो आपने दोनों अशार के साथ क्या करना है, आपने इंसाफ करना है। जैसे आप देखें कि ये वाला सवाल था ना, सवाल नंबर 5। तो अब इसको देखते हैं कि इस बच्चे ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। आप ये देखें तशरीह। तो अब इसमें ये अशार पहले रेफरेंस आ गया, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से ये बात इसकी चलती जा रही है। ठीक है। अच्छा, शायरा मजीद कहती हैं, अब यहाँ से ये बेसिकली अगले शेर की तरफ जो है वो बच्चा चला गया। तो आप इसको एक पैराग्राफ के अंदर भी कर सकते हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आप करके लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है। सर, इश्क हकीकी और मुजाजी में फर्क कैसे करें शेर के अकॉर्डिंग? वो आपने खुद करना होता है। एक ही शेर जो है उसके अंदर आप उसको इश्क, कोई भी शेर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आप यहाँ पर इस शेर को, हालांकि इस शेर को आप इश्क हकीकी के साथ कैसे जोड़ेंगे कि एक आम इंसान जो है उसकी जिंदगी में, चाहे वो हालत गम में हो या हालत खुशी में हो, इंसान की जिंदगी जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि इंसान हर वक्त अल्लाह से जुड़ के रहे।
तो इश्क हकीकी या इश्क मुजाजी के साथ आपने शेर को खुद जोड़ना है। शेर के अंदर जो है इनहेरेंटली कुछ भी नहीं होता। इनहेरेंटली शेर के अंदर जो है वो शायर की एक फिलॉसफी होती है। आपने उस फिलॉसफी को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो आप उसको इंटरप्रेट करके आप उसको जिधर मर्जी ले जाएं। ये आपके ऊपर मुनहसर होता है कि आपको उस शेर में क्या क्या नजर आ रहा है। ठीक है। आपको उसमें जो है वो क्या नजर आ रहा है, ये आपने खुद जो है वो वहां पर क्या करना होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है। वो आपकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब लास्ट में ये कुछ लाइंस हैं जो बड़ी जेनेरिक किस्म की, जनरल किस्म की लाइंस हैं, और जो बच्चे उर्दू में बहुत कमजोर होते हैं, ये दरहकीकत उनको हेल्प आउट करती हैं। तो ये वो जुमले हैं जो हर तशरीह के लिए मौजू हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इस शेर में, या इस बंद में, या इस इक्तबास में, अगर शेर होगा तो उसका शायर होगा, और अगर इक्तबास होगा तो इक्तबास को लिखने वाला मुसन्निफ होता है। शायरी का तो इक्तबास नहीं होता ना। आप कह सकते हैं कि इस शेर में मुसन्निफ ने खूबसूरत, या इस शेर में शायर ने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात कही है। या इस इक्तबास में मुसन्निफ ने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात कही है। ये शेर मुआशरे के अहम पहलुओं की निशानदेही करता है। ये शेर उर्दू अदब के नुमाइंदा अफकार की अक्कासी और तर्जुमानी करता है। इस शेर के जरिए शायर ने इंसानी नफ्सियात का एक अहम पहलू वाजे किया है। शायर ने मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अहम बात की है और दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। ये शेर फनी महासिन, शेरी कमाल और मुनफरद तराकीब के इस्तेमाल की वजह से अपनी मिसाल आप है। यह शायर अपने कलाम के जरिए ना सिर्फ अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि इंसानी फितरत की तर्जुमानी कर रहे हैं। या शायर ने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मोती परोए हैं। तो ये कुछ जेनेरिक किस्म के, जनरल किस्म के सेंटेंसेस हैं जो आप हर तशरीह के अंदर, चाहे वो नज्म की तशरीह हो, गज़ल की तशरीह हो, नसर की तशरीह हो, तो उसके अंदर आप जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क, एंड प्लीज पे अटेंशन। ये मैंने आप लोगों के लिए ये भी दर हकीकत हमारे अपनी जो रेगुलर क्लासेस थी, उसके अंदर मैंने बच्चों से टास्क लिए थे, फिर उसी के अंदर से मैंने ना आप लोगों के लिए भी टास्क जो है वो प्रिपेयर कर रही है। अब जो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस के भी दो तीन बच्चे हैं, हाजरा है, मुहैमिन है, फारिया है, अब्दुलरहमान जावेद है, तो आप लोग बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये टास्क पहले सबमिट करवाए हुए हैं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वही टास्क है जो कि आप लोगों से मैं ऑलरेडी ले चुका हुआ हूँ। ये जो रेगुलर क्लासेस वाले बच्चे हैं। और जो प्योरली बूट कैंप वाले बच्चे हैं, जो बूट कैंप वाले बच्चे हैं, तो अब ये एक 4 पेजेस की फाइल है। इसमें पहले नाइन्थ वालों का, नाइन्थ आपका पहला पेपर है, नाइन्थ वाले बच्चों का। इसमें सबसे पहले तफहीम इबारत वाला सवाल है। उसके बाद फिर इबारत की तशरीह है। फिर उसके बाद नज़म के सवालों के जवाब हैं। फिर नज़म की तशरीह है, और फिर उसके बाद गज़ल के अशार की तशरीह है। ये नाइन्थ वालों की असेसमेंट है। जो टेंथ के बच्चे हैं, टेंथ के बच्चे अपनी असेसमेंट करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अपनी असेसमेंट करेंगे। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो अपनी असेसमेंट करेंगे। और ये आपने मुझे सबमिट करवानी है सैटरडे नाइट तक, यानी आपके पास कल का दिन भी है और परसों का दिन भी है। तो इन 2 दिनों के अंदर आपने ये असेसमेंट जो है इसको आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये आपने मुझे सबमिट करवानी है। ठीक है। ये वाली आंसर शीट, आई यू टॉकिंग अबाउट दिस आंसर शीट, महक? ये वाली ई शीट की बात कर रहे हो, महक? ओके, चले, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो प्लीज टेक दिस टास्क इम्पॉर्टेंट, और टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको जो है ना वो इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें, मतलब जितना मुझसे हो सक रहा है मैं आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना एक मेरी लिमिट्स में है, जितना एक मुझे एकेडमी की पॉलिसी गाइडलाइंस अलाउ करती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जाके आपको मैं हेल्प आउट करूँ। ठीक है। अब मैं ये भी कर सकता था, देखें अब यहाँ पर मेरी बात को आप समझें, मेरी बात को समझें। अब ये जो हमारी ग्रामर थी, मैं अगर चाहता तो मैं इस ग्रामर के ऊपर ही आराम आराम से लगा रहता, आराम आराम से लगा रहता, और पूरा कोर्स इसी में गुजार देता। लेकिन मैंने आपको ग्रामर जो है वो थोड़ा स्पीड के साथ करवा के, थोड़ा स्मार्टली आपको सारी ग्रामर करवा के, और एंड पे मैंने ये 4-5 दिन मैंने बचा लिए हैं।
और इन 4-5 दिनों के अंदर मैं आपसे जो सब्जेक्टिव पेपर है इसकी मैं आप लोगों से असेसमेंट्स करवाऊँ। ठीक है ना? ताकि मैं इससे इसकी आपसे जो है ना वो असेसमेंट जो है वो करवा सकूं। और फिर उसके बाद मंडे वाले दिन कल क्लास नहीं होगी। कल का दिन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ इन असेसमेंट्स के लिए, ताकि आप इन असेसमेंट्स को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप इनको मैनेज करें। कल मैं आप लोगों से क्लास नहीं लूंगा। और परसों की जो क्लास, मंडे वाले दिन जो क्लास होगी ना, मंडे वाले दिन उसमें फिर हम लोग मुकालमा नवीसी की बात करेंगे। उसमें हम लोग रुदात नवीसी की बात करेंगे। उसमें हम लोग खत की बात करेंगे। और उससे आगे फिर हम लोग उससे अगला जो दिन होगा फिर उसमें हम दरखास्त, और इसी तरीके से आप बीती, कहानी, रिपोर्ट, ठीक है, और आर्टिकल, मजमून, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम लोग मंडे से शुरू करके और ऑनवर्ड्स जो है वो ये साथ साथ मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता, आपको मैं इनकी गाइडलाइंस भी देता जाऊंगा। और साथ ही साथ डेली डेली बेसिस पे मैं आपसे जिन बच्चों का मजमून होगा उनसे मजमून लिखवा लूंगा, जिनका खत होगा उनसे खत लिखवा लूंगा, जिनकी कहानी होगी उनसे कहानी लिखवा लूंगा। तो इस तरीके से क्लास वाइज असेसमेंट्स ये देखें ना, असेसमेंट्स मैंने क्लास वाइज आपकी बनाई है। तो इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होता है, उसकी भी मैं आप लोगों से क्लास वाइज जो है वो असेसमेंट्स ले लूँ, ताकि आपकी उर्दू की प्रेपरेशन जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो जाए। ठीक है। ऑलराइट, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। आज हमारी क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो रही है, 10 मिनट पहले। कासिम, आप बेशक एफएलपी कर लें। आप क्योंकि ये है भी नए सिलेबस में से ना कासिम, आप जो है वो आप बेशक एफएलपी के ऊपर फोकस करें। आपका भी मेरे ख्याल में थर्ड एफएलपी सेकंड भी रहता है, तो आप एफएलपी कर लें, आप बेशक इसको स्किप कर लें। सिर्फ कासिम के लिए कह रहा हूँ। जी अरूष, आप क्या कह रहे हो बेटा? सर 11th में जो फॉर्म फिल करने का तरीका आता है वो पेपर में आता है? नहीं, वो पेपर में नहीं आता। फॉर्म फिल करने वाला पेपर में नहीं आता होता। ठीक है। ओके। ऑल राइट, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। एफएलपीज, एफएलपीज फुल लेंथ पेपर्स को बोलते हैं ना, फुल लेंथ पेपर जो होता है ना उसको एफएलपी कहा जाता है, फुल लेंथ पेपर को। ऑल राइट, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। वी विल बी बैक ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को वी विल बी बैक। और मंडे से फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट पूरे वीक में लास्ट 2 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन होगी। और जो तशरीहात हैं, लिसन टू मी, नहीं कल क्लास नहीं होगी, कल भी नहीं होगी उर्दू की क्लास, सैटरडे को भी नहीं होगी। सैटरडे तक आपने ये जो आपका आपकी ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट आपने मुझे सैटरडे नाइट तक आपने भेजनी हो। ठीक है, सैटरडे नाइट तक आपने ये असेसमेंट जो है वो मुझे भेजनी होगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर तशरीहात के हवाले से गाइड कर दूँ। तशरीहात के हवाले से अब इस दफ़ा चूंकि नाइन्थ की और फर्स्ट ईयर की किताब तब्दील हुई थी, तो नाइन्थ की और फर्स्ट ईयर की जो तशरीहात हैं नाज़म की भी और गज़ल की भी, वो दोनों मैंने तैयार कर ली भी हैं। वो अभी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नाइन्थ की भी और फर्स्ट ईयर की भी, नज़मों की भी और गज़लों की भी। टेंथ की पिछले साल वाली हैं। टेंथ की मैं आपके साथ, क्योंकि टेंथ का और ट्वेल्थ का सिलेबस तब्दील नहीं हुआ, टेंथ की मैं आपके साथ पिछले साल वाली भेजूंगा। और ट्वेल्थ की जो मैं आपके साथ, ट्वेल्थ की मैंने खुद नहीं बनाई थी। ठीक है, ट्वेल्थ की नज़मों की मैंने इस दफ़ा बनाई है। और सॉरी, गज़लों की मैंने बना ली है। नज़मों की अभी बनानी रहती है। तो वो उसका मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरा इरादा था कि मैं हिस्सा नज़्म जो है उसको भी मैं कवर करूंगा, हिस्सा गज़ल मैंने कर लिया था। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, मेरे ख्याल में हाजरा शायद ट्वेल्थ में है, तो हाजरा को फातिमा है, हाजरा और फातिमा, तो ये दोनों ट्वेल्थ की बच्चियां हैं इस क्लास में। तो नज़म की मैंने बना के शेयर कर दी थी, और गज़ल की भी मैंने बनानी थी, लेकिन फिर मुझे उसके बाद गज़ल की जो तशरीहात हैं वो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बताने का आपको मकसद ये है कि जैसे जैसे मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे मेरे पास मटेरियल है वो मैं वैसे आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें कोई कमी बेशी हुई तो वो आप माफ कीजिएगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ये चीज आप जहन में रखें कि आपको ये जो तशरीहात दी जा रही हैं, ये आपको एज अ फेवर दी जा रही हैं। एज अ फेवर आपको दी जा रही हैं। बूट कैंप के अंदर तशरीहात इंक्लूडेड नहीं होती। बूट कैंप के अंदर सिर्फ ग्रामर होती है, और जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो एज अ फेवर आपको मिल रही है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है।
तो फिर आपने आके गन पॉइंट पे ये नहीं कहना ये इसमें नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही हो उसको उस पर शुक्रिया अदा करके उसको कबूल कर लिया करें। ठीक है। ऑल राइट। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।